I got time, it's clear to see. हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि आप चल रहा है 7 चैप्टर नंबर 7 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, जिन्हें हम बोलेंगे डी एवं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो डी एफ एलिमेंट में हमें सबसे पहले पढ़ने होंगे एलिमेंट। डी ब्लॉक के तत्वों को हमें पढ़ लेना होगा। और इससे पिछले वीडियो में हमने जितनी भी संक्रमण श्रेणियाँ, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं, बस 3 तत्वों को छोड़कर, जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन 3 तत्वों को छोड़कर शेष सभी तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये आते तो डी ब्लॉक में ही है, लेकिन ये तत्व कहलाते हैं डी ब्लॉक के तत्व। इनके अलावा जो भी तत्व रखे गए हैं डी ब्लॉक की श्रेणी में, तो 3 श्रेणियां बनी है। 3 श्रेणियों में चौथी श्रेणी अपूर्ण होती है। तो 3 श्रेणियों में पहली श्रेणी होती है जो स्कैंडियम से स्टार्ट होकर जिंक पर ख़त्म होती है। दूसरी श्रेणी होती है इटरियम से स्टार्ट होकर कैडमियम पर, और तीसरी लैंथनम से स्टार्ट होकर मरकरी पर, और चौथी श्रेणी आपकी होती है एक्टिनम से स्टार्ट होकर हाफ रुथरफोर्डियम पर ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसमें केवल 2 ही तत्व हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं, जो भी स्टूडेंट हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे ये कहना है कि वो पहले वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर लें, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए। तो अब पढ़ेंगे, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि डी ब्लॉक के तत्वों में कौन कौन सी श्रेणियां पाई जाती हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने और उनके याद करने के हमने आसान से कोड दिए हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो वो पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। अगर पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर इनके जो गुण पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण, आप इन गुणों को नहीं समझ पाएंगे, तो इसका पिछला वीडियो ज़रूर देखना है। तो उस वीडियो को देखने के बाद अब इस वीडियो को देखेंगे तो आपके गुणधर्म बिल्कुल माथे में चले जाएंगे, ब्रेन के उस जगह चले जाएंगे कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने पे पहले हम बता देते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण। हर एक तत्व, आप हो या हम हो या कोई तत्व हो या यौगिक हो, उसका एक अपना पर्सनल गुण होता है। तो उसके पर्सनल गुण के आधार पर बताएंगे कि कौन कौन से गुण होते हैं। गुण इन्हीं श्रेणियों के आधार पर बताएंगे, और बताएंगे कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो भिन्न भिन्न गुण भी प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहला आपका आ जाएगा गुणों में सबसे पहला आ जाएगा परमाणविक और आयनिक त्रिज्याएं। इन डी ब्लॉक के तत्वों की परमाणविक और आयनिक त्रिज्याएं क्या होती हैं, इन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, किस कारण इनकी त्रिज्याएं घटती या बढ़ती हैं, तो ये सब जानेंगे। और उसके अलावा इनके गलनांक, क्वथनांक, कई इनके सामान्य गुण हैं, उनको पढ़ना है, क्योंकि गुण ही आपसे परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं। कभी पूछता है डी ब्लॉक के तत्व कैसी आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, इनकी संयोजकता क्या होती है, तो इनके बारे में छोटे छोटे। और पूछा जाता संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इनको समझाइए अपनी बातों में। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको गुण पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुणों से ही आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम के समय बनकर आता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बताते हैं गुण क्या होते हैं। तो गुणों को हम हेडिंग बनाकर लिखेंगे, जो इनकी प्रॉपर्टियाँ होंगी उसको हेडिंग बनाकर लिखेंगे। पहली होगी हेडिंग परमाणविक त्रिज्या, एटॉमिक रेडियाई। जब हम एटॉमिक रेडियाई बोलेंगे तो फिर परमाणु त्रिज्या हमें लिखनी होगी। तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, आपको पता होगा कि जो भी संक्रमण तत्व होते हैं या बोलें डी ब्लॉक के तत्व, उसकी श्रेणी प्रथम श्रेणी स्कैंडियम से शुरू होकर जिंक 30 पर समाप्त हो जाती है। कितने पर? 30 पर जिंक, क्योंकि स्कैंडियम में
21 होते हैं। उसके बाद में दूसरी इटेरियम 39 से शुरू होकर कैडमियम 48 पर समाप्त हो जाती है, दूसरी श्रेणी होती है। उसके बाद लैंथनम 57 से ये शुरू होकर मरकरी 80 पर समाप्त हो जाती है। ये 3 श्रेणियाँ होती हैं और 2 तत्व होते हैं आपके, और एक्टिनम और रुथरफोर्डियम। ये श्रेणियाँ हैं, ये फर्स्ट ट्रांजिशन श्रेणी है, यानी कि फर्स्ट संक्रमण तत्व। इन तीनों को हटाकर ये डी ब्लॉक के तत्व तो होते हैं, लेकिन ये तत्व संक्रमण तत्व में नहीं आते, क्योंकि संक्रमण तत्व का मतलब होता है संक्रमण तत्व का मतलब होता है जिनके डी कक्षक अपूर्ण हो और चूंकि इनके जिंक, कैडमियम और मरकरी के डी कक्षक अपूर्ण नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से भर जाते हैं, तो ये संक्रमण तत्वों में नहीं आते हैं, लेकिन डी ब्लॉक के तत्वों में अवश्य होते हैं। तो पहली श्रेणी होती प्रथम श्रेणी, और ये होता है आपका चौथा आवर्त, ये 5वां आवर्त, ये 6वां और ये 7वां आवर्त है। तो फोर्थ आवर्त में, फोर्थ पीरियड में जब हम बाएं से दाएं चलेंगे तो 21 के बाद इटेरियम, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद वेनेडियम, वेनेडियम के बाद क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल आएगा, कॉपर, फिर आएगा आपका जिंक। तो इतने तत्व आपको मिलेंगे। आपको लिख देते हैं ये केस, यहाँ पर लिख देंगे हम टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो ये श्रेणी आपकी हो जाती है प्रथम श्रेणी। इसी श्रेणी के आधार पर आप इसके परमाणविक त्रिज्याएं बता सकते हैं। ये इसके इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होगा या परमाणु क्रमांक 22, इसका 23, इसका 24, इसका 25, इसका 26, इसका 27 और इसका 28, इसका 29 और जिंक 30। आप बताएंगे इनके आधार पर। जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो परमाणविक त्रिज्याएं स्कैंडियम से जिंक तक घटती जाती हैं। परमाणु का आकार होता है वो स्कैंडियम से जिंक तक घटता जाता है। इसी प्रकार से इटेरियम से कैडमियम तक घटता जाता है। इसी प्रकार से लैंथनम से मरकरी तक घटता जाता है। क्यों घटता जाता है ये बताते हैं आपको कि जो इटेरियम 39 है, इसकी जो कक्षा होती है डी। अब हम आपको बताते हैं, जैसे ये आपका स्कैंडियम SC, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d छोड़ देंगे 4s2। इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 1 स्कैंडियम में। देखिए और 2p6 लिखना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 10 और 8 18 और 3 यहाँ पर 21 हो गए। तो देखिए यहाँ से 2 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18 और ये 3 21 हो जाते हैं। तो स्कैंडियम की ये पहली 1s कक्षा है। कौन सी है 1s। दूसरी कक्षा होती है ये 2s और इसी में होता है आपका 2p और तीसरी कक्षा होती है आपकी, इसको रब कर देते हैं 3s। इसी में आपका 3p होता है और इसी में 3d होता है। ये कक्षाएं होती हैं। फिर उसके बाद में आपकी आ जाती है 4s। इसी में 4s होती है, 4p होती है, 4d होती है और 4f होती है। इसी घेरे में कक्षाएं होती हैं। पहली आपकी त्रिज्या कक्षा होती है जैसे स्कैंडियम की 1s2। तो यहाँ पर कक्षाएं आपको एक ये है और ये टोटल मिलाकर एक कक्षा ये है और ये एक टोटल मिलाकर यहाँ तक 3d तक
एक कक्षा हो जाती है और ये कक्षा स्टार्ट होती है। तो ये ऑर्बिटें स्टार्ट होती हैं, तो यहाँ पर जो 3D होता है, 3D कक्षा होती है, इसमें पहले होता है एक इलेक्ट्रॉन। कितना? एक इलेक्ट्रॉन। इसकी आउटर सब सेल में हम बनाकर आपको बताते हैं। ये लीजिए, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा कचड़ा जैसा हो जाएगा। ये 5 और ये यस कक्षा यहीं बना देते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन। डी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। कितना है? थोड़ा सा कचड़ा जैसा लग रहा है, तो इसको साफ सुथरा लिख दें, क्योंकि संक्रमण तत्व तो हमने बता दिए हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बिना आप समझ नहीं सकते हैं। तो स्कैंडियम का 21 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s2, 2s2 और 2p6 एक कक्षा, 3s2, 3p6 और 3d कक्षा। 3d 1 होगा और 4s2। इस पर एक इलेक्ट्रॉन। ये इस ऑर्बिट की बात है यहाँ पर, और ये अब वहीं बना दे तो ज़्यादा बेहतर और रहेगा। अब यहाँ पर पहले हम 3D बना लेते हैं। 1 2 3 4 और एक 5 और ये 4s। तो ये 2 कक्षाएं बन जाती है। ये 3D है और ये 4s2 है। इसके आउटर सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये कक्षाएं हैं। पहली 1s, ये 1 नंबर आपको बता देते हैं। ये 2 नंबर 2s और 2p है, और ये 3 नंबर, ये 3s और 3p है, और ये 4 नंबर है। तो 1s2 2s2 ज़्यादा नहीं बन गई। 1s2 2s2 2p6। ये घेरे में तो लिखा ही नहीं। इस ऑर्बिट को हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। कपड़े को कहाँ डाल दिया? सही से घेरा बनाते हैं। एक बार घेरा बन गया और आपके दिमाग में चली गई ये बात, तो कभी भी आप भूलेंगे नहीं। देखिए, इस स्कैंडियम का ये मान लिया परमाणु है। इसकी पहली कक्षा है 1s और ये दूसरी आपकी हो गई 2s, और इसी में आपका 2p मिलेगा। फिर उसके बाद में 3s और 3p और 3d एक कक्षा, और उसके बाद में आपकी 4s और 4p और 4d और 4f होती हैं कक्षाएं। ऐसे होती हैं। 1s, दूसरी वाली में 2s 2p, तीसरी वाली में 3s और 3p 3d, 4s 4p 4d चौथी कक्षा होगी। नंबरिंग इसको दे देते हैं 1 2 3 4। अब देखते हैं कि जब एक स्कैंडियम यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो हमें डी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन मिला, तो हमने इसमें भर दिया हुंड के नियम। तो ये डी कक्षा है। ये किसकी ओर? नाभिक की ओर इलेक्ट्रॉन खिंचाव करेगा। किसकी ओर अट्रैक्ट करेगा? नाभिक की ओर। अगला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे टाइटेनियम का, तो टाइटेनियम में होंगे कितने? 22 इलेक्ट्रॉन, और डी में आ जाएंगे आपके 2। तो ऐसे कक्षा फिर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इस डी ऑर्बिट में कैसे भरेंगे, आप देखिए टाइटेनियम में 22 हो गए तो डी में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। कितने भर गए? 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। ऐसे ही हम वेनेडियम में जाएंगे। वेनेडियम में 3 होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, 23। वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन 3D में एक और बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद में क्रोमियम में जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 3D5, 5 ही होती हैं। 3D5 और 4s1, इसमें 1 रहता है और इसमें 5 आ जाते हैं। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आकर्षित होंगे। आकर्षण बहुत प्रबल होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो ये 3D वाली कक्षा खिंचने लगती है। तो खिंचाव के कारण स्कैंडियम से लेकर जिंक तक परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। तो कहेंगे कि हम चौथे आवर्त में, डी ब्लॉक के चौथे आवर्त में स्कैंडियम से जिंक तक जाएंगे।
जैसे हम ट्रेवल करेंगे कहाँ से कहाँ तक, जब हम ट्रेवल करेंगे स्कैंडियम से टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, जैसे जैसे करेंगे तो इस ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और जैसे जैसे एक एक कर रिस्पेक्ट के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ये सिकुड़न, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा अपने न्यूक्लियस की ओर, यानी कि नाभिक की ओर अट्रैक्ट करेगा, तो त्रिज्याएं घटने लगेंगी। त्रिज्याएं, अगर स्कैंडियम का आकार इतना बड़ा होगा तो टाइटेनियम का इतना, और वेनेडियम का इतना, मैग्नीज का, क्रोमियम का इतना, फिर उसके बाद मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, यानी कि जैसे जैसे डी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से आकर्षण बढ़ जाएगा और परमाणु त्रिज्याएं घट जाएंगी। परमाणु त्रिज्याएं घट जाएंगी। अब हम जैसे ये स्कैंडियम का परमाणु है इतना बड़ा है, उसके बाद टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, आगे भी लिख सकते हैं। तो सबसे बड़ा आकार किसका है? स्कैंडियम के, क्योंकि इसकी डी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन आता है। उसके बाद टाइटेनियम पर जाते हैं तो 2, वेनेडियम पे जाते हैं तो 3। डी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं और सभी इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर, न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट करते हैं, उनका आकर्षण नाभिक की ओर होता है। जैसे जैसे वो नाभिक की ओर अट्रैक्ट करते हैं तो परमाणु त्रिज्याएं सिकुड़ने लगती हैं, उनमें क्या हो जाता है? सिकुड़न हो जाती है। तो परमाणु त्रिज्याएं देखिए आकार में कमी होती जा रही है, तो परमाणु त्रिज्याएं घटती रहती हैं। तो आप बोलेंगे कि किसी भी संक्रमण श्रेणी में या ट्रांजिशन श्रेणी में जब बाएं से दाएं ट्रेवल करेंगे, लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करेंगे, जाएंगे, तो हमारी परमाणविक त्रिज्याएं यानी एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती रहेगी, घटती रहेगी। चाहे वो इटरियम वाली श्रेणी हो तो इसमें हम ट्रेवल करेंगे लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं जाएंगे तो हमारी एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती रहेगी, घटती रहेगी। वो चाहे लेंथनम हो, इसमें तो कुछ और भी अट्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड एलिमेंट अपना संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है, संकुचन दिखाता है। तो यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेंगे तो जब भी हम लेंथनम से मरकरी तक ट्रेवल करेंगे तो हमारी परमाणविक त्रिज्याएं, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती रहेगी, घटती रहेगी, क्योंकि डी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण नाभिक का इलेक्ट्रॉनों से आकर्षण बढ़ जाता है, तो उसमें सिकुड़न हो जाता है और धीरे धीरे क्रमिक रूप से त्रिज्याएं घटती जाती हैं। ये आपका हो गया पहला पॉइंट। इसके बाद में आपका आ जाता आयनिक त्रिज्याएं। आयनिक त्रिज्याएं, आयनिक त्रिज्या, आपको पता है कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ये बहुत ही प्रबल आक्सीकारक धातुएं होती हैं और बहुत जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर +3 आयन बनाती हैं। कितना? +3। नॉर्मल इनकी सामान्य आक्सीकरण अवस्था या बोले संयोजकता +3 होती है। ये 3 नॉर्मल 3 से 3 बंध बनाते हैं, क्योंकि स्कैंडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 21, और इनका आउटर सब सेल में होते हैं 3d1 और 4s2। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन यानी कि ये इनको मिटा देते हैं, ये तो परमानेंट बंध बनाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन ये सम्मिलित कर लिया जाए तो 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन मिलकर 3 बंध बनाते हैं। जब ये आयन होंगे यानी कि S+3d, तो ये लास्ट वाली कक्षाएं दोनों समाप्त हो जाती हैं, दोनों समाप्त हो जाती हैं, तो त्रिज्याओं का आकर्षण और घट जाता है, यानी कि आयनिक त्रिज्याएं परमाणविक त्रिज्याओं से भी छोटी होती हैं। तो जब हम ट्रेवल करेंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक तक, कहाँ से कहाँ जा रहेंगे? तो श्रेणियों में जब हम जाएंगे स्कैंडियम से जिंक तक, तो हमारी आयनिक रेडियाई भी डिक्रीज होती रहेगी, क्योंकि ये सामान्य रूप से +3,
और इनकी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था होती है। जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे, आयनों में बदलेंगे, तो इनकी D3D ऑर्बिट खाली हो जाएगी, 4s भी खाली हो जाएगी। आयन बनाने से ये इलेक्ट्रॉन किसी को ये दान कर देंगे और इन पर आयन आ जाएगा। जैसे स्कैंडियम +3, अब 3 आ गए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसके बचेंगे 18। कितने? 18 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। स्कैंडियम आयन में बदल गया। तो जब स्कैंडियम है, टाइटेनियम, वेनेडियम ये आयन में बदलेंगे तो परमाणविक त्रिज्याओं से भी कम इनकी आयनिक त्रिज्याएं होंगी। 2 बातें यहाँ पर सॉल्व हो जाती हैं, परमाणविक त्रिज्याएं और आयनिक त्रिज्याएं। जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ेगा, नहीं परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, तो 21 से 22, 22 से 23, 24, 25, वैसे वैसे डी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे और परमाणविक त्रिज्याएं घटती जाएंगी, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन करता है नाभिक की ओर। खिंचाव के कारण ये कक्षा सिकुड़ जाती है। जब ये सिकुड़ जाती है तो उसके पीछे वाली भी अपने आप को सिकुड़ लेती है, तो नाभिक का आकार घट जाता है और परमाणु छोटा होता चला जाता है। कहाँ से? स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। तो ये हो गई आपकी दूसरी हेडिंग। तीसरी हेडिंग बताएंगे गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक, इन्हीं अट्रैक्शन और परमाणु आकार के ऊपर आधारित है इनका गलनांक व क्वथनांक। जब आपका परमाणु आकार स्कैंडियम से जिंक तक, कहाँ तक? जिंक तक घटता जाता है। अब आपको बता ही देते हैं यहाँ पर आकार बनाकर। ये कोबाल्ट का है, कोबाल्ट से छोटा निकेल, निकेल से छोटा कांपर, कांपर से छोटा जिंक। ये कुछ ज़्यादा बड़ा बन गया। ये क्या है? निकेल, यह है कांपर और यह है जिंक। ठीक है, तो सबसे बड़ा आकार किसका था? स्कैंडियम का। फिर उसके बाद में उससे छोटा टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कांपर, जिंक। और इनकी प्रकृति होती है पैकिंग्स। कैसे होते हैं? ये क्लोज पैक होते हैं। तो इनके क्लोज पैकिंग में ये क्रिस्टलीय रूप बनाते हैं, क्रिस्टलीय रूप बना लेते हैं। जब इनकी व्यवस्था कणों की ऐसी होती है, एक दूसरे के ऊपर क्लोज पैक होते हैं, क्लोज पैक होते हैं, और इनकी पैकिंग इलेक्ट्रॉनों के कारण सहसंयोजक बंध बना लेती है। कैसी? सहसंयोजक बंध बना लेती है। क्या होता है? सभी धातुओं के जो कण होते हैं, परमाणविक कण, वो सहसंयोजक बंध बना लेते हैं। सहसंयोजक बंध के कारण इनके जो कण होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से संकुलित हो जाते हैं, क्लोज पैक हो जाते हैं, बड़ी घनिष्ठता से जुड़ते हैं। क्यों? स्कैंडियम से जिंक तक जब हम जाएंगे परमाणविक त्रिज्याएं, और ख़ास कर यहाँ जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़ देंगे इस क्रम में। जब हम गलनांक और क्वथनांक बताएंगे तो सिर्फ संक्रमण तत्वों का बताएंगे, जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़ देंगे, क्योंकि इनके गलनांक व क्वथनांक बहुत कम होते हैं। जिंक पहले से गली हुई अवस्था, मरकरी होता है गली हुई अवस्था में, और जिंक बहुत ही दुर्बल मेटल है। और ये है, उसके बाद कैडमियम भी ऐसा ही मेटल है जो तुरंत ही गल जाता है। इन तत्वों को छोड़ देंगे, जिंक, कैडमियम, मरकरी। यहाँ पर जिंक को नहीं लेंगे। तो जैसे जैसे हम स्कैंडियम से टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट और कांपर तक जाते हैं, तो इनके अणु, परमाणु एक दूसरे से, एटम और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्लोज पैक्ड हो जाते हैं, यानी कि संकुलित हो जाते हैं। जैसा कि आपने ठोस अवस्था में पढ़ा था और हमने आपको पढ़ाया था। ये बात अगर समझनी है तो ठोस अवस्था का चैप्टर पढ़ेंगे आप, और जाएंगे ठोस अवस्था के चैप्टर में पढ़ लेंगे संकुलन क्षमता को। तो जैसे जैसे इनके परमाणु छोटे होते जाते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं, आकर्षण बढ़ जाता है। तो ज़्यादा आकर्षण होने के कारण इनके गलनांक व क्वथनांक जब हम ट्रेवल करेंगे, कहाँ से? स्कैंडियम से लेके कांपर तक, जिंक को सम्मिलित नहीं करेंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कांपर तक तो करेंगे, तब एटॉमिक क्या होगा?
एटम का साइज छोटा होता चला जाएगा, साइज कैसा होगा, घटता चला जाएगा और क्लोज पैक हो जाएंगे। तो और क्लोज पैक हो जाएंगे तो ज़्यादा घनिष्ठता से जुड़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा गलनांक किसका होगा, कॉपर का। तो हम जब ट्रेवल करेंगे कहाँ से, स्कैंडियम से कॉपर तक, तो इनके गलनांक व क्वथनांक दोनों के मान बढ़ते चले जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे सही तरीके से क्यों बढ़ते चले जाएंगे। अब इसको हम रब किए देते हैं, यहाँ पर ज़्यादा कचरा ऐसा दिख रहा है तो इसको रब किए देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट वाले अभी लिख देंगे, जिंक, कैडमियम और मरकरी। इसका 80 होता है, इसका 48 होता है और इसका 30 होता है। अब आगे बढ़ेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे, ये गलनांक व क्वथनांक समाप्त हो गया। इसी आधार पर आपको सभी त्रिज्याएं बता देनी होगी। मोलर आयतन या घनत्व, अब यही बात इसी आधार पर हमें बताना होगा। मोलर आयतन, मोलों के कणों का आकार कितना है, वो कितनी जगह घेर सकते हैं। आज समझते हैं किसी भी पत्थर के इतने बड़े टुकड़े हों, ये एक बहुत ही एक स्थान पे भरने हो, एक सामान्य स्थान भर लें, एक कोई बॉक्स लें और उसमें ये टुकड़े भरें, ये टुकड़े भरें, ये टुकड़े भरें, सभी टुकड़ों को हमें भरना है। सभी टुकड़ों को भरना है तो घनत्व यानी कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, कौन से कण ज़्यादा आएंगे। पहली बात तो सबसे कम परमाणु द्रव्यमान का ये होगा, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 21, इसमें 22, इसमें 23, इसमें 24, इसमें 25, इसमें 26, 27, 28, 29 और 30। ये इलेक्ट्रॉनों का क्रम जारी है। और इलेक्ट्रॉनों का खुद का अपना एक द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का अपना एक द्रव्यमान होता है, वो होता है 9.1 × 10⁻23। इलेक्ट्रॉन अपना खुद का एक द्रव्यमान रखते हैं और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो परमाणु का द्रव्यमान भी बढ़ता जाएगा। अगर हम एक साइज का ये एक बॉक्स बना लें, इनमें हमें परमाणुओं को रखना हो कि इतने बड़े तत्व का हमें घनत्व, स्कैंडियम को रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4, 5 आएंगे और ये आयतन घिर जाएगा, तो इसका घनत्व कम। टाइटेनियम को रखेंगे तो 2, 1 बढ़ जाएंगे। लेकिन इस श्रेणी में सबसे ज़्यादा किसको रख सकते हैं, कॉपर को। एक दूसरे के ऊपर घनिष्ठ हो जाएंगे, ये ऐसे घनिष्ठता से आ जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, कॉपर की। और उसके बाद में जिंक तो हम यहाँ पर लेंगे ही नहीं, जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़ देंगे। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, कॉपर की, क्योंकि कॉपर के कण इस आयतन में ज़्यादा आ जाएंगे, उनका आकार है छोटा। अगर हम स्कैंडियम के कण इसमें भरते, स्कैंडियम के कणों को इस आयतन में भरते तो ये 4 या 5 आते, कैसा होता है इनकी कंडीशन, ऐसे होती, ऐसे ये 4 या 5 आते और स्थान पूरा भर जाता। अब इन कणों का एक तो पहले से वजन ज़्यादा है, मोलर द्रव्यमान ज़्यादा और ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं। तो हम इसमें भी बोलेंगे जब हम ट्रेवल करेंगे स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, कहाँ तक, जिंक, अभी तो छोड़ दीजिए जिंक को, जिंक, कैडमियम, मरकरी भी संक्रमण तत्वों में नहीं आती है लेकिन डी ब्लॉक में आ जाती है। जब हम ट्रेवल करेंगे कहाँ से, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर तक जाएंगे तो एटम का साइज छोटा होता जाता है, छोटे छोटे एटम का साइज हो जाता है। तो अगर किसी एक आकार का हम कोई तत्व काटेंगे तो उसमें कॉपर के एटम ज़्यादा होंगे, इसी कारण उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसका बोलेंगे घनत्व ज़्यादा होगा और मोलर आयतन भी ज़्यादा होगा। तो हम जब डी ब्लॉक के तत्वों में किसी भी संक्रमण श्रेणी में, ट्रांजिशन श्रेणी में, चाहे वो स्कैंडियम की हो या इटरियम की हो, लैंथनम की हो, रन करेंगे लेफ्ट टू राइट तो हमारा मोलर द्रव्यमान और डेंसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि एटॉमिक साइज घटता जाता है, परमाणु का आकार घट जाता है। तो ये होता है आपका मोलर द्रव्यमान या घनत्व। अब आ जाता है आयनन ऊर्जा। आयनन
ऊर्जा। ये आपकी चौथी हेडिंग होती है, आयनन ऊर्जा या एंथैल्पी, या आयनन एंथैल्पी। एंथैल्पी ये आपका सामान्य गुणों में चौथा गुण है। तो आपको बताना आयनन एंथैल्पी। तो आयनन एंथैल्पी की स्कैंडियम से लेकर जब तक हम जिंक तक जाएंगे उसकी कंडीशन बतानी कि डी ब्लॉक में क्या होती है। तो संक्रमण तत्वों की आयनन एंथैल्पी का मान आपको पहले ही बता देते हैं कि संक्रमण तत्वों में आयनन एंथैल्पी का मान जब हम ट्रेवल करेंगे, जाएंगे कहाँ से कहाँ, स्कैंडियम से जिंक तक जाएंगे, तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता जाता है क्योंकि एटम का साइज घट रहा है। देखिए कैसे, पहले तो आप जानिए कि आयनन एंथैल्पी क्या होती है। किसी एटम या परमाणु, एटम होते हैं छोटे छोटे, उस एटम्स की बाहर की कक्षा से जो इलेक्ट्रॉन निकालने में, यानी कि इसे यहाँ से निकालने में, इसको यहाँ से खींच लेने में, किसी एटम की बाहरी कक्षा, जो सबसे बाहरी कक्षा हो, से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा खर्च हो जाती है वो उस इलेक्ट्रॉन की आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा। अब आप समझ गए हैं कि हम किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को चोरी करें, क्या करें? चोरी करेंगे, तो उस इलेक्ट्रॉन को चुराने में जितनी हमारी एनर्जी खर्च हो जाती है वो आयनन एनर्जी कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। अब सोचिए, इतना बड़ा परमाणु आकार है और इतना छोटा सा रह जाता है, इतना बड़ा परमाणु आकार है स्कैंडियम का और वहाँ पर जाकर इतना छोटा सा रह गया, तो इलेक्ट्रॉन का नाभिक से आकर्षण सबसे ज़्यादा किस में है? कॉपर में, और सबसे कम किस में है? स्कैंडियम के। क्योंकि बड़ा सा मकान होगा तो उससे एक इलेक्ट्रॉन आप जल्दी से चुरा सकते हैं। छोटे मकान में ज़्यादा आसपास लोग होंगे तो आप चुरा नहीं पाएंगे, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन किससे होगा? नाभिक से। एक एक इलेक्ट्रॉन खिंचा होगा नाभिक से, बहुत पावरफुल तरीके से खिंचाव होगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी किसकी? कॉपर से। जितनी स्कैंडियम में निकालने में नहीं खर्च होगी जितनी कॉपर में, क्योंकि कॉपर का आकार छोटा है, इतना बड़ा है, और ये स्कैंडियम का है। तो स्कैंडियम की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन और इसमें कितने हैं? 9, 10 है इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन खींचे हुए हैं नाभिक को अपनी ओर, नाभिक खिंचाव किए हैं इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचे हैं तो क्या करेगा? आयनन इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, आपको शक्ति लगानी पड़ेगी। तो ताकत लगाने पड़ेगी तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। अब बताते हैं श्रेणियों में। पहली संक्रमण श्रेणी में आप चलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज में, तो स्कैंडियम से हम करेंगे जिंक तक ट्रेवल, और फिर करेंगे इटरियम से कैडमियम तक, फिर उसके बाद ट्रेवल करना है आपको लैंथनम से मरकरी तक। जैसे जैसे आप ट्रेवल करेंगे, सही जगह लिखना चाहिए था, ये यहाँ पर मरकरी लिखा जाएगा, दूसरी लाइन में लिख दिया। जब हम ट्रेवल कर रहे हैं स्कैंडियम से जिंक तक तो क्या होता है? एटॉमिक रेडियाई, परमाणु त्रिज्या घटती जाती है, परमाणु का आकार छोटा होता चला जाता है, एटम छोटे छोटे होते चले जाते हैं, तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ जाता है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो जब आयनिक ऊर्जा निकालने में ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़े इलेक्ट्रॉन को निकालने में, तो आयनन एंथैल्पी भी बढ़ जाती है। ये आपकी होती है आयनन ऊर्जा। आप बताते हैं आपकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं। नंबर 6 होगा ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ऑक्सीकरण अवस्थाओं का मतलब है कि कौन सा तत्व कितने इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर चला जा सकता है, कितने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर सकता है और कितने बंध बना सकता है।
तो आपको ऑक्सीकरण अवस्थाओं के लिए आपको समझना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। इसको हम रफ किए देते हैं। एक श्रेणी का आप सीख जाएं तो एक ही ब्लॉक के तत्व हैं, इनके गुण भी एक जैसे होंगे। ये तो बना रहने दे क्योंकि यही गुण आपको सभी बता देंगे। तो पहला स्कैंडियम है, फिर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, और नीचे चले जाते। आयरन के बाद आता है आपका कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 3D14S2 प्राप्त होता है। ये आपको पिछले वीडियो में हमने सिखा दिया था, बता दिया था इसके पीछे का कोड 2221, 2222, 2122, हमने ये सब कोड बताए थे आपको। ये स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है लास्ट कक्षा का। उसके बाद में टाइटेनियम का 3D2 फिर उसके बाद में होता वेनेडियम का 3D3 उसके बाद में आ जाता है आपका 3D5 उसके बाद में मैग्नीज का 3D5 उसके बाद में आपका आ जाता है 3D6 उसके बाद में आपका कोबाल्ट का होगा 3D7 उसके बाद में आपका निकिल का आएगा 3D, बीच के हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाहर वाली कक्षाओं में ही डिफरेंट होता है। बीच वाला आप करके एक का देख लेते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 और 3D ये लिखे हुए हैं। ये सबके समान होंगे, पीछे वाली कक्षाओं के गड़बड़ होंगे थोड़े से। 8, 4S2। उसके बाद में आपका कॉपर का आ जाएगा 3D10 और 4S2। उसके बाद में आपका आ जाएगा जिंक का 3D10, यहाँ पर 1 होगा, सॉरी, यहाँ हो जाएगा 4S2। इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहली ट्रांजिशन श्रेणी के होंगे। प्रथम संक्रमण श्रेणी है ये, प्रथम संक्रमण श्रेणी। प्रथम संक्रमण श्रेणी के ये पहले तत्व होंगे। जब इसके पहले तत्व होंगे तो हम इनके बनाएंगे डी ऑर्बिट से, बताएंगे ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो हम सभी तत्व लिखेंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। इस आधार पर हम बताएंगे आपको किसकी कितनी ऑक्सीकरण संख्या होती है। पहले तो एक बात लिखते हैं कि संक्रमण तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। कितनी होती है? +2 होती है, +2 होती है। अगर हमसे ये बोला जाए कि कितनी होगी तो जनरल रूप से हमसे बोला जाएगा कि संक्रमण तत्वों की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +3 होती है संक्रमण तत्वों के लिए, लेकिन डी ब्लॉक के तत्वों की +2 होती है क्योंकि संक्रमण तत्व में जिंक आ जाता है जिसकी +2 ही आती है। अब हम आपको कक्षा बनाकर बताएंगे। आपको इस डी की कक्षा बनानी है और 4s की। अब ये बन गया। अब हम इसको इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये 5 कक्षाएं हैं, ये 4s को भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। किसके? ये 4s की कक्षा है और ये 3D की कक्षा बनी हुई है। आप देखिए 3D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। जब ये स्कैंडियम इसके 4s के इलेक्ट्रॉनों को यूज करता है, बंद बनाने के लिए उपयोग करता है, तो इसकी +2 होती है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा बंद तो 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकता है। लेकिन जब ये इस इलेक्ट्रॉन का यूज कर लेता है तो 2 और 1 3, तो ये +3 का भी हो जाता है। कभी ये +2 बना सकता है, कभी +3। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देते हैं, ये स्कैंडियम Cl2 भी लिख सकते हो और स्कैंडियम Cl3 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉनों से साझा करके Cl2 बना सकता है। अगर डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन को सम्मिलित कर लिया
तो यहाँ पर ना लिखकर कुछ साफ़ सुथरी जगह लिखते हैं। यहाँ बनाते हैं आपके लिए ये कक्षाएं। ये लीजिए 1 2 3 4 5 हो गई आपकी। ये है आपकी 4S और ये है 3D। ठीक है, इसमें अभी 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। देख लीजिए 3D 1 है और 4S 2 है। जब ये 4S वाले इलेक्ट्रॉन आपके बंद बनाते हैं और कोई इलेक्ट्रॉन ले जाता है तो +2 और D के शामिल हो जाते हैं तो 2 और 1 3 हो जाती है आक्सीकरण संख्या। इसी प्रकार से फिर हम अगले में आते हैं टाइटेनियम में। टाइटेनियम का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3D2 4S2। तो 3D 4S2 तो लिखे हैं और 3D में 2 हो जाते हैं। 2 तो ये सामान्य तौर पर बंद बना लेते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन एक सम्मिलित हो जाता तो ये +3 भी बनाते हैं और इसे भी शामिल कर लेते हैं तो 2 और 2 4, ये +4 तक आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं। 4 बंद बना सकते हैं। 2 तो जनरल रूप से, फिर 3 भी बनाएंगे और फिर 4 भी बनाएंगे। फिर उसके बाद में क्या होता है, इसमें आ जाता है वेनेडियम में 3D3 और 4S2। 4S2 में तो पूरे बने हैं और 3D3 हो गए। अब देखिए इनकी आक्सीकरण संख्या कैसे होगी। 2 ये बंद बनाते हैं और इसको शामिल कर लिया जाए तो पहले तो 2, इसको शामिल करने पर 3, इस वाले को शामिल करने पर 4 और इसको शामिल करने पर 5 हो जाती है। ठीक है, अब अगले में आ जाते हैं क्रोमियम। क्रोमियम की बाहरी कक्षा में 3D5 4S1, यानी कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें 5 होते हैं। पहले तो ये 1 बंद है तो कभी कभी +1 बनाएगा, अकेला बंद। इसको शामिल कर लिया तो +2, इसको शामिल कर लिया तो +3, इसको शामिल कर लिया तो +4 और इसको शामिल कर लिया तो +6। 6 तक हमें इलेक्ट्रॉन बनाए, क्योंकि देखो 1 अकेला ये, इसको शामिल कर लिया तो 2 बनाएगा, इसको शामिल करने पर 3 हो जाएंगे, इसको शामिल करने पर 4, इसको शामिल करने पर 5 और इसको शामिल करने पर 6 हो जाएंगे। अब ये 3D यहाँ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा, अगर ऊपर से लिख के आ रहे हैं। ये 3D है। आगे आ जाते हैं मैग्नीज। मैग्नीज में 4S2 होता है 3D5। ये लीजिए 4S2 और 3D5, 1 2 3 4 5। मैग्नीज पहले तो सामान्य 2 बनाएगा आक्सीकरण अवस्था, फिर उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन शामिल हो जाएगा 1 अकेला तो +3, इसे शामिल करेगा तो +4, इसे शामिल करेगा तो +5, इसको शामिल करेगा तो +6 और एक और शामिल करेगा तो +7। कितनी? +7 तक। अब हम जर्नली तौर पर कर सकते हैं। अब ये कक्षाएं के आकार ऐसी जगह बना दिए हैं हमने कि नंबर भी लिखने में दिक्कत हो रही है। तो ये तो ऑर्बिट फिर भी बन जाएंगी, लेकिन ये लिखना ज़रूरी है। आपकी बुक्स में ये लिखा मिलेगा, लेकिन आपको इस तरीके से इतने आसान विचार के माध्यम से आपको कोई नहीं समझाएगा जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा तो वीडियो को पहले लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लिए अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपका भी हक बनता है कि वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए। आपको वादा कराते हैं कि आपके 100 में से 100 होंगे। आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो समय कम पड़ सकता है, लेकिन आपका मेरा पढ़ाया हुआ आपके काम आएगा और पूरा का पूरा पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने थे? 5 भरे हुए थे। आप टोटलिंग कर लीजिए, 2 और 5 7 तक जाएंगे। पहले 2 बंद बनाएंगे, फिर 1 इलेक्ट्रॉन और शामिल करेंगे डी का, तो ये 3D और ये 4S। अब अगले आ जाएगा आयरन। आयरन में 3D6 और 4S2 होता है, यानी कि ये 3D6 हो जाते हैं। देखिए ये जोड़ा बन गया। अब ये कक्षा बंद नहीं बनाएगी, आप सिर्फ ये बनाएंगे। तो पहले शामिल करेंगे हम +2, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन शामिल कर लेंगे तो +3, ये शामिल कर लेंगे तो +4, ये शामिल कर लेंगे तो +5, ये सम्मिलित कर लेंगे तो +6। यानी कि ये बंद अब इलेक्ट्रॉन नहीं बनाएंगे। जो जोड़ा बना लेंगे वो बंद इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये पेयर्ड हो गए सिर्फ यही जोड़े के इसके, क्योंकि इसके आगे कक्षाएं 3 खाली हैं, 3P और 3D खाली है।
4F भी खाली है। इसकी 3 कक्षाएं अभी खाली हैं क्योंकि ये कौन सी कक्षा लिखी गई है? 4S। इसके आगे इसकी 4P, 4D और 4F एक ही गोले के अंदर होती हैं। किसमें? एक ही सर्किल के अंदर होती हैं। तो ये खाली हैं, तो ये बंद बिल्कुल नहीं बनाएंगी। आगे चलते हैं। अब कोबाल्ट में 3D7 4S2 होता है, यानी कि ये जोड़ा बन जाएगा और ये कक्षा समाप्त। अब देखिए बंद कितनी ऑक्सीकरण संख्या होगी? +2 +3 +4, यानी कि इन दोनों को शामिल किया तो प्लस, इसे शामिल किया तो +3, इसे शामिल किया +4 और इसको भी शामिल कर लिया तो +5, क्योंकि 2 और 3 5 ही हैं टोटल। आगे निकिल में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8, यानी कि ये भी ऑर्बिट खत्म। आप देखिए कितनी बनाएगा? +2 और इसे मिला लेंगे +3, इसे मिला लेंगे तो +4। 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हैं। आगे पहुँचेंगे किसमें? हम पहुँचेंगे कॉपर में। निकल के बाद कॉपर में जाएंगे तो कॉपर के बाद 3D10 होते हैं। ये ऑर्बिट पूरी हो जाएंगी, तो ऑर्बिट पूरी हो जाएंगी, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर से उधर फुदकता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। तो ये कक्षाएं खत्म हो जाएंगी, तो ये शो करेगा +1 और जब ये यहाँ पर ऑर्बिट खाली कर देगा, यहाँ जोड़ा बना देगा, तो ये +2 भी सम्मिलित करता है। तो कभी कभी हम देखते हैं लिखा होता है CuCl क्यूप्रस क्लोराइड और CuCl2 कॉपर क्लोराइड, ऐसे लिखा मिलाएगा तो उसमें लिखा होगा क्यूप्रस क्लोराइड और ये कॉपर क्लोराइड बन जाएगा। अब जिंक में पहुँचेंगे तो जिंक में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये डी कक्षा बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और सिर्फ 4s के इलेक्ट्रॉन ही बंद बनाएंगे। जब ये कक्षा पूर्ण रूप से भर गई डी कक्षा, तो ये तो फिर भाई ट्रांजिशन एलिमेंट तो नहीं हुए, संक्रमण तत्व नहीं होगा, क्योंकि ये नियम है कि जिसकी डी कक्षा अपूर्ण हो, कैसी हो? अपूर्ण हो, वो ही तत्व संक्रमण तत्व कहलाएगा। इसी कारण जिंक, कैडमियम, मरकरी ये 3 तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रकट करते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रकट करते हैं, जिसमें मैग्नीज +2 से +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। और इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? हम बंद किए देते हैं, हर किसी में मिल जाएगी आपको। इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2, जो इस लाइन में हमने बंद कर दी है, तो देखिए हर तत्व में +2 जरूर आया होगा। तो इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2। ये आप तो समझ गए होंगे और वीडियो लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो आपके समझ में आ रहा और इंटरेस्टिंग हो रहा है आपके लिए। गुण ही तो आने वाले हैं, यही गुण आपको समझाने हैं एग्ज़ाम के समय। तो इसको रब कर देते हैं, यकीन करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतने आसान तरीके से आपको नहीं बताया जाएगा अपनी किसी भी क्लास में, चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में कोचिंग ही क्यों ना करते हों, इतना आसान तरीका आपको नहीं बताया जाएगा। अब आ जाता है नंबर 7, यहीं पर मिटाकर लिख देते हैं क्योंकि आगे लिखते हैं। नंबर 7, मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम कितनी चीज़ें छोड़ देंगे? जिंक, पहला तो हम छोड़ेंगे जिंक, फिर उसके बाद कैडमियम और मरकरी, क्योंकि ये तत्व तो बहुत ही दुर्बल होते हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि जो अपना विभव ज़्यादा उत्पन्न करता होगा। जब भी आप कोई विद्युत रसायन का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें कॉपर के ही मेटल डाले जाते हैं, कॉपर ही मेटल जिनका मानक अपचयन विभव का मान अधिक होता है। इन तत्वों में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक में आयरन और कॉपर ही 2 ऐसे तत्व हैं जिनके मानक अपचयन विभव का मान अधिक होता है, जो हाइड्रोजन गैस को भी अपचयित कर देते हैं। जैसे हम डालें H2SO4 है
तो मानक अपचयन विभव कॉपर का अधिक होगा, ये इसको पृथक कर देगा और बना देगा CuSO4 और हाइड्रोजन गैस को अपचयित कर देगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये कहती है जिन तत्वों का मानक अपचयन विभव यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 का मान जितना ऋणात्मक होगा उसकी अपचायक क्षमता रिड्यूसिंग पावर उतनी ही अधिक होती है। वो दूसरे को अपने से नीचे वाले को अपने से कम वाले को धक्का देकर उसको अपचयित कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो ये होता है मानक अपचयन विभव। तो हमारा यहाँ स्कैंडियम से कॉपर तक जाते हैं तो मानक अपचयन विभव का मान बढ़ता जाता है। ट्रेवल करेंगे कहाँ से कहाँ तक, स्कैंडियम से कॉपर तक, और जिंक कैडमियम मरकरी को एक्सेप्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। अब अगली एडिंग आ जाएगी, एडिंग नंबर होगी आपकी 8। उत्प्रेरक गुण, उत्प्रेरक गुण कैटालिसिस प्रॉपर्टीज। आप जानते हैं जब भी आपने पढ़ा होगा तो चाहे आप हाइड्रोजन से प्रोड्यूस करें, रिड्यूस करें, तो उस समय आप मेटल ही यूज कर देते हैं। कभी लिखते हैं निकिल की उपस्थिति में, कभी लिखते हैं पैलेडियम धातु की उपस्थिति में, कभी एल्यूमिना की उपस्थिति में। तो ये क्या होते हैं, ये सब एक तो डी ब्लॉक के तत्व हैं। क्रोमेट की उपस्थिति में ये सभी उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। कारण कि आप ये तो जान चुके, जैसे जैसे हमने ऑक्सीकरण संख्याएं भरी, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे वो बंद बनाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बंद बनाते हैं। तो जो क्या होता है, इनकी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन में को हम फ्री बैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री बैलेंसी। हम स्कैंडियम से टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट तक जाते हैं तो इनकी फ्री बैलेंसी अधिक होती है। तो इनकी अधिशोषण क्षमता, जैसे ये हम मान लें कि आयरन की फ्री बैलेंसी है, किसी से हम आयरन अमोनिया बना रहे हैं तो इन पर ये फ्री बैलेंसी होती है। जब फ्री बैलेंसी होती है, हम जब किसी अभिकारक से इसकी अपक्रिया कराते हैं तो वो इन बैलेंसी पर अधिशोषित हो जाता है। जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये अधिशोषित हो गए। तो डी ब्लॉक के तत्वों में इस यहाँ पर कहने का मीन है हमारा कि उत्प्रेरक गुण वो ही धातुएं दिखाती हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है। तो वो अपना ज़्यादा सतही क्षेत्रफल दिखाती हैं और उन पर क्या होता है, फ्री बैलेंसी चारों ओर फैली हुई होती हैं। उन पर आकर अभिकारक अधिशोषित हो जाते हैं, यानी कि एडजॉर्ब हो जाते हैं। एडजॉर्ब हो जाते हैं तो क्या होता है, उनपे आपस में क्रिया करके नए उत्प्रेरक का, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ये सभी डी ब्लॉक के तत्व मुख्यतः उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तत्वों की क्रियाशीलता या अभिकारक की क्रियाशीलता की दर बढ़ा देते हैं और नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। आपने देखा होगा कहीं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड डाला जाता है, कहीं मैग्नीज डाइऑक्साइड डाला जाता है, कहीं आयरन, कहीं कोबाल्ट, कहीं निकेल, ये डालकर नई अपक्रियाएं कराई जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर फ्री बैलेंसी पाई जाती है, इनके हाथ मुक्त इलेक्ट्रॉन। जैसे आपको हमने बताया मैग्नीज में कितने, 1 2 3 4 और 1 5 और 2 यहाँ पर कितने, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। 5 फ्री में ऐसे बैलेंसी निकाले होगा। और जब 5 इसके ऊपर मैग्नीज का है तो यहाँ मैग्नीज लिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीज Mn, 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 मैग्नीज का ये परमाणु, इसके 5 हाथ खाली होंगे ऐसे। अब इसका आयतन बढ़ जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। अब क्षेत्रफल बढ़ गया और ये उत्प्रेरक को पढ़ना है तो आप जाएंगे 5वें चैप्टर पृष्ठ रसायन में, आप पढ़ लेंगे। जो भी स्टूडेंट ने अभी नहीं पढ़ा है तो हमने इस वीडियो बना रखे हैं, आप जाएंगे वीडियो को खोजेंगे, जैसे ही डालेंगे आप चैप्टर नंबर 5 एन वाईफाई सक्सेस क्लासेस में, तो आपको मिल जाएगा पृष्ठ रसायन का चैप्टर उत्प्रेरण।
उसको आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे इसका क्या काम है। तो ये बैलेंसी 5 खाली रखे हैं तो अपने ऊपर बहुत सी मात्रा अधिशोषित कर लेता है और अभिक्रिया की दर को बढ़ाकर स्वयं अभिक्रिया के अंत में हट जाता है, अलग हट जाता है। तो क्या कहलाता है? उत्प्रेरकीय गुण होते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरकीय गुण भी प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए अब आ जाता है नंबर 9 रंग। रंग कलर का मतलब है कि जितने तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही वो अधिक कलरफुल होगा। ये मैग्नीज 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रखे हैं। इसके ठोस अवस्था, कैसे? ठोस अवस्था और विलयन, ये या तो ठोस अवस्था या विलयन दोनों रूपों में आयन बनाएगा तब भी रंगीन कलर देगा। रंगीन कैसा हो जाएगा? रंगीन। एक बात याद रखिए, जिसमें अयुग्मित बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन होंगे वो रंगीन, युग्मित होगा तो रंगहीन। समझते रहिए बात को, हमारी बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो रंगीन। कैसा? रंगीन। और युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो कैसा होगा? रंगहीन। यहाँ 1 2 3 4 5। जब तक आप जिंक पर नहीं पहुँचते तो क्या लिखेंगे? जिंक कैडमियम मरकरी को छोड़कर, जिंक कैडमियम मरकरी को छोड़कर। डी ब्लॉक के तत्व या बोलेंगे संक्रमण तत्वों के धातु और आयन सभी रंगीन प्रकृति के होते हैं। ये ठोस अवस्था में होंगे तभी रंगीन होंगे और विलयन अवस्था में होंगे तब भी रंगीन होंगे। क्योंकि कॉपर आपको लाल रंग की दिखती है, निकिल वाइट कलर की होती है, कोबाल्ट भी लाल होता है, आयरन काला होता है, मैग्नीज कुछ ग्रीन होता है, क्रोमियम भी पीला पीला होता है, वेनेडियम टाइटेनियम को अभी हमने देखा नहीं है तो ये बात आपको नहीं बता सकते। इतने तो धातुएं हमने देख रखी हैं, वेनेडियम को नहीं देखा है जिसको हम ज़बरदस्ती आप पर नहीं लगा सकते हैं। तो क्या होता है, जिन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं चाहे उसके आयन हो, उनमें भी यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है बिना जोड़े के तो वो रंगीन होंगे, और जिसमें जोड़े के इलेक्ट्रॉन होंगे अयुग्मित नहीं होंगे वो रंगहीन होंगे, कलरलेस होंगे, चाहे वो ठोस अवस्था में हो या विलयन अवस्था में। तो इसको हम रब कर देते हैं। उसके बाद में आ जाता है आपका चुंबकीय गुण। नंबर आ जाएगा 10 आपका चुंबकीय गुण। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, हर एक इलेक्ट्रॉन। फिर आ जाता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर। फिर आप क्या करेंगे? जिंक कैडमियम मरकरी को छोड़कर, जिंक कैडमियम मरकरी को छोड़कर डी ब्लॉक के सभी तत्व अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन इनमें कुछ तत्व जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकिल, ये 3 तत्व कौन कौन से? या फिर CONI, ये तत्व होते हैं लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय, ये लौह चुंबकीय होते हैं। और जिंक होता है प्रतिचुंबकीय। जिंक ये चारों हैं तो ये है प्रतिचुंबकीय। देखिए अब आपको बताते हैं, जिस तत्व के डी कक्षा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपस्थित होगी, कौन सी कक्षा में? डी कक्षा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो वो अनुचुंबकीय प्रकृति के होंगे। अब बिना जोड़े के इलेक्ट्रॉन चाहे वो आयन बनाने पर हों, लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके होने चाहिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अनुचुंबकीय प्रकृति के होंगे। जब हम इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में लटकाएंगे बीचों बीच में, किस क्षेत्र में? चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि ये N है, ये S है, बीच में लटकाएंगे तो ये दुर्बल रूप से आकर्षित होंगे लेकिन चुंबक गुण दिखाएंगे। और जब हमारे डी कक्षा में
कोई भी सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े के होंगे या बिल्कुल ही नहीं होंगे तो वो प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएंगे, वो इसके रूप से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होंगे, दोनों तरफ धक्का देते रहेंगे तो इन्हें हम क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय। जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, इनमें चुंबकीय नहीं था। लेकिन आयरन और कोबाल्ट ये लौह चुंबकीय होंगे, अगर इनको चुंबकीय क्षेत्र में लटकाएंगे तो तीव्रता से आकर्षित हो जाएंगे, बहुत तीव्रता से। अगर चुंबकीय क्षेत्र हटाएंगे तो ये इसी में चिपक जाएंगे। लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थों का अगर चुंबकीय क्षेत्र हटा देंगे तो ये अपना चुंबकत्व ही खो देंगे, मैग्नेटिक पावर ही खो देंगे। और किसी भी पदार्थ की चुंबकीय पावर सिर्फ दो ही कारण होती है, चक्रण गति और कक्षीय गति। आप जानते हैं, हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनके लिए बताना जरूरी है। जब इलेक्ट्रॉन दो गतियां करता है तो चुंबकीय आघूर्ण बन जाता है, यह है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण बन जाता है। इलेक्ट्रॉन जब खुद में घूमता है, जैसे यहाँ अपने आप घूम रहा है, तो है ये इसकी चक्रण गति। और जब इलेक्ट्रॉन पूरी कक्षा में घूमता है, खुद में तो घूमता ही रहता है, और जब कक्षा में घूमता है तो वो होती है कक्षीय गति। कैसी होती है, कक्षीय गति। तो एक आघूर्ण बन जाता है, कक्षीय गति। हर किसी की दो गतियां होती हैं। इलेक्ट्रॉन जब अयुग्मित होता है तो खुद में भी नाचता रहता है और पूरा एक चक्कर लगाता है, पूरे कक्षा में चक्कर लगाता है, खुद में भी घूमता रहता है और पूरा एक कक्षा का चक्कर लगाता है। तो कितनी गतियां हो जाती हैं, चक्रण गति और कक्षीय गति। और इस दो गतियों के कारण सूक्ष्म चुंबक, क्या सूक्ष्म चुंबक बनाता है, सूक्ष्म चुंबक बना लेता है। और चुंबक सूक्ष्म बनाता है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। एक परमाणु में 5 हैं, 4 हैं, 2 हैं, 3 हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बिना जोड़े के 5, 4, 3, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो वो 5, 4, 2, 3 इलेक्ट्रॉन जब बिना जोड़े के घूमेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा चुंबक इकट्ठा करेंगे तो चुंबक बहुत हो जाएगा, क्योंकि कोई पदार्थ बना होगा वो एक परमाणु से नहीं, हजारों परमाणु से बना होगा। तो ये चुंबकीय गति होती है। अब इसका आ जाता है चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब होता है म्यू एल प्लस म्यू बी, और प्लस होता है इनटू होता है बी एम, यानी बोर मैग्नेटोन। इसका बी एच का बी एम का मतलब होता है बोर मैग्नेटोन। बी एम को कहते हैं बोर मैग्नेटोन। चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे बोर मैग्नेटोन कहते हैं। ये होता है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण। और ये होता है आपका चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, कक्षीय और चुंबकीय आघूर्ण को यदि हम प्लस कर दें और उसमें बोर मैग्नेटोन का गुणा कर देंगे तो हमें कुल चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त हो जाएगा। और बोर मैग्नेटोन यानी बी एम बराबर होता है He/4πmc, 4πmc। तो यहाँ होगा H बराबर प्लांक नियतांक, और E बराबर होगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। और m बराबर होगा, m बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान,
यदि हम दो गतियों यानी कि कक्षीय गति और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, दो आघूर्णों को, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण को ऐड करके उसमें बोर मैग्नेटोन यानी कि Bm बराबर क्या होता है, H/e/4πmc का गुणा कर दें, जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगी। तो फार्मूला आपका आसान बन जाएगा, म्यू बराबर म्यू एल प्लस म्यू बी, और यहाँ पर इंटू कर देंगे तो आप लिख देंगे He/4πmc। इतनी वैल्यू आप 4 का मतलब जानते हैं, पाई मतलब 4 पाई हो जाएगा, क्योंकि एक कण होता है वो गोलाकार होता है और 180 अंश की एक पाई होती है। तो 4 पाई mc द्रव्यमान, प्लांक नियतांक का मान रख देंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश रख देंगे और द्रव्यमान रख देंगे, और कितना चक्रण क्वांटम है वो आपका आ जाएगा। एक गति 2 + 3 हो जाए तो आप इससे आप चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। एक और होता है चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर होता है √n-2 इंटू Bm। अगर आप इस फार्मूले में 4 पाई, यहाँ पर Bm की जगह आपको क्या रखना है, He/4πmc रख देंगे तो आपको चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात हो जाएगा। तो ये होते हैं चुंबकीय गुण। अब नेक्स्ट हेडिंग आपकी आ जाएगी संकुल यौगिकों का निर्माण। अगला आपका होगा 11 संकुल यौगिकों का निर्माण। देखिए, संकुल यौगिकों को कहते हैं हम उपसह संयोजक यौगिक, जिनकी आप आईपीएससी देखेंगे। एग्जाम के समय से पहले आपने पेपर तो ज़रूर देख रखा होगा सभी लोगों ने। हमें ये इस बात का तो पूरा अंदाज़ा है कि एग्ज़ाम से पहले बच्चा पेपर तो देख ही लेता है कि पिछले ईयर में क्या आया था। उसमें कुछ यौगिक दिए गए थे, जैसे K3FeCN का होल 6, ये आपके क्या हो गए संकुल यौगिक। या आप ऐसे लिख सकते हैं COCN का होल 6, नहीं, यहाँ पर CN की जगह पे आप NH3 ही ले लीजिए, क्योंकि हम ऐसे लेंगे जिनकी आईपीएससी बन सके, और लिख देंगे Cl3। ये जो यौगिक होते हैं ये संकुल यौगिक होते हैं। देखिए, इनमें जो धातुएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, डी ब्लॉक की ही धातुएं होती हैं, क्योंकि डी ब्लॉक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक पाई जाती है। जब ये तत्व अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, आयन बनाते हैं, या तो Fe2+ बनाते हैं या Fe+3। तो इनकी जो कक्षाएं होती हैं वो खाली हो जाती हैं, बिल्कुल खाली। अब ये तत्व जो दाता लोग होते हैं, जैसे अमोनिया पर इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए होता है एक पेयर, एक इलेक्ट्रॉन आयरन को देते हैं, खुद के पास रखे हैं, और एक उपसह संयोजक बंध बनाकर उनसे जुड़ जाते हैं। तो 6 कक्षाएं खाली होंगी तभी ये जुड़ गए होंगे। तो 6 इनकी कक्षाएं खाली हो गई होंगी, डी की, एस की और पी की। डी की, एस की और पी की ये जब खाली हो गई होंगी तो ये अमोनिया के अणु उनसे ही जुड़ गए होंगे, और इन्होंने 6 जुड़े होंगे। तो 6 जुड़ने पर इन्होंने क्या बनाया होगा, संकुल यौगिक बनाया होगा। तो संकुल यौगिक बनाया जिसे हम कहते हैं, इसका अब हम नाम लेंगे तो हेक्सा अमीन। इन यौगिकों में अमोनिया को अमीन बोलते हैं, क्योंकि इसके 10 नियम होते हैं, वो आप पढ़ लेंगे तो आप इनकी आईपीएससी बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। हेक्सामीन कोबाल्ट, तो यहाँ पर इसकी आईपीएससी लिखनी होगी। अमीन हमेशा 0 होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्लोराइड की -3 होती है तो 3 और कोबाल्ट X, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल रहे, क्योंकि ये केंद्रीय धातु आयन है, इसकी ही निकालेंगे। तो जिसकी निकालते हैं उसकी X। अमोनिया मुक्त अवस्था में पाई जाती, मुक्त अवस्था वाले यौगिकों की कोई ऑक्सीकरण संख्या नहीं होती, जैसे जल होता है, क्लोरीन Cl2 होता है, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या नहीं होती। अगर Cl है तो होगी। तो जो मुक्त अवस्था में पाए जाते यौगिक वो
शून्य ऑक्सीकरण अवस्था के होते हैं। क्लोरीन की -1 होती है, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे। इस पूरे संकुल यौगिक पर कोई चार्ज नहीं तो 0, तो x बराबर +3 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कोबा हेक्सा अमीन लिख देते हैं, हेक्सा एमीन। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएगा तब इनको हम ऐसे बता देंगे, आप कभी जीवन में नहीं भूल सकते, ये वादा है हमारा। हेक्सा अमीन कोबाल्ट, हेक्सा अमीन कोबाल्ट कितनी ऑक्सीकरण संख्या लिखी है? 3, तो रोमन भाषा में लिखते हैं 3, और बाहर लिखे गए यौगिकों की संख्या नहीं बताएंगे आप, तो लिखेंगे क्लोराइड। जितने हो 100, 200, 20, 50, 1000 जितने लगे हों, 3 लगे हैं तो ट्राई क्लोराइड नहीं बोलेंगे, केवल क्लोराइड बोलेंगे। जैसे यहाँ 3 लगे हैं पोटेशियम, तो इसे बोलेंगे केवल पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम। अब अंदर कूद जाएंगे क्योंकि शुरुआत यहीं से करते हैं, बाहर यहाँ तो था नहीं, ये अलग है और ये अलग है, तो पोटेशियम। अब यहाँ पर लगे हैं हेक्सा साइनो, साइनाइड को बोलते हैं साइनो, हेक्सा साइनो। अब ये पोटेशियम हेक्सा साइनो बन गया। अब जब भी कोई माइनस का लिगेंड, साइनाइड पर हमेशा माइनस का चार्ज होता है, तो उस सेंटर धातु आयन का नाम बदल जाता है, उसके नाम के आगे 8 जोड़ देते हैं। फेरस है तो इसका नाम हो जाएगा फेरेट, फेरेट, फेरेट हो जाएगा। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, किसकी? आयरन की। तो आयरन के लिए हम मान लेंगे यक्स, किसके लिए? यक्स। पोटेशियम की होती है +1, है कितने पोटेशियम? 3। आप समझ गए? अभी तो हम थोड़ा स्पीड में बढ़ा रहे हैं, फिर आपको सही से निकालना बता देंगे। बस आपको ये जानना है कि संकुल यौगिकों का ये निर्माण करते हैं या नहीं भी। तो यहाँ पर 3 हो गए। साइनाइड की होती है -1, कितने जुड़े हैं? 6, और इस पर कोई चार्ज नहीं लगा है तो ये मुक्त अवस्था में 0, तो +3 यक्स -6 बराबर 0। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? यक्स बराबर -3 बराबर 0, 6 में से 3 चले जाएंगे, तो यक्स बराबर +3। ऐसा ना सोचें हर बार 3 ही आएगी, 1 आती है, 2 आती है, 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो उप सहसंयोजन यौगिकों का डी ब्लॉक के तत्व इसलिए निर्माण कर लेते हैं क्योंकि इनके धन आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, कक्षकें खाली होती हैं। जो दाता परमाणु लिगेंड आते हैं, लिगेंड इन्हें बोलते हैं, लिगेंड आते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन दान करते हैं और उप सहसंयोजक यौगिक का बंध बनाकर निर्माण कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं। इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल से इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि ये वीडियो आपका काफ़ी बड़ा होता चला जा रहा है, इसके लिए इसमें नहीं बता पा रहे हैं। अब अगली हेडिंग आ जाएगी आपकी 12, मिश्र धातुओं का निर्माण। तो आपको पता होगा कि क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट से कई मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं, कलपुर्जे बनाए जाते हैं, मेटल बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं एक निश्चित मात्रा में। कॉपर में जिंक मिला दी जाती है, पीतल बन जाती है, और बहुत सी मुद्राएं बनाई जाती हैं मिश्र धातुओं से। सोने के सिक्के में मिश्र धातु मिलाई जाती है, चांदी के वगैरह वगैरह सिक्कों में मिश्र धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। अब होती है 13वीं लास्ट, ऑक्साइडों की प्रकृति। अब ये जानते हैं, ये 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। इनकी ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है? जब ये लेफ्ट टू राइट जाते हैं, हम स्कैंडियम के जैसे ऑक्साइड बनाए, SC2O3, TiO2, B2O5, बेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये ऑक्साइड बनाते हैं, या Cr2O3, क्रोमियम, मैग्नीज, MnO2, और आयरन FeO2, कोबाल्ट CO2O3, निकिल NiO, कॉपर CuO, जिंक ZnO, ये ऑक्साइड बनाते हैं। देखिए ये बनाता है स्कैंडियम ट्राईऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, बेनेडियम पेंटाऑक्साइड, क्रोमियम को क्रोमेट, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड या बोलेंगे फेरस ट्राईऑक्साइड, कोबाल्ट ट्राईऑक्साइड, निकेल मोनोऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड।
ये इस प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, तो इनकी ये यहाँ से 1 2 3 4 और 5 नहीं 4, ये 4 तत्व होते हैं। ये होते हैं उदासीन प्रकृति के, बाकी ये सब क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये सभी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। और यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, बड़ी मेहनत के साथ में हम वीडियो आपके लिए शूट करते हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि वीडियो जितने व्यूज़ देते हैं तो उस हिसाब से आपको लाइक भी करना है। तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और इस पर आपका पूरी गारंटी के साथ में आपको बताया जाता है कि 100 में से 100 आपको मिलेंगे। बहुत से स्टूडेंटों ने ये सबूत के तौर पर मांगा था कि किसी के 100 में से 100 आए, तो हमने ये सबूत भी प्रोवाइड कराया था कि ये देख लिए 100 में से 100 मार्क्स भी बच्चों के आए हैं। बहुत से स्टूडेंट, हमारे मोस्टली स्टूडेंट 100 में से 100 ले आते हैं मार्क्स, और 100 में से 100 वही स्टूडेंट लाता है जो अपनी स्टडी के प्रति बिल्कुल सक्षम और ईमानदार होता है। ऐसा नहीं होता है कि बात करें कुछ और, पढ़ाई कर रहे, दिमाग कहीं और। बिल्कुल जुट जाइए, समय है कम और तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।